नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर लगे होंगे, क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। तो साथियों आपको क्या है, पढ़ना भी पड़ेगा। तो मैं ईश्वर से उम्मीद यही करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको एक सफलता मिले, यानी एक सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों हम बात करें थे राजस्थान इतिहास के बारे में, और राजस्थान इतिहास के अंदर सबसे पहले हमको पढ़ना होता है सभ्यता। यानी राजस्थान के इतिहास की हम शुरुआत करें तो सभ्यता से करते हैं। अब सभ्यता के बारे में हम जान रहे थे और सभ्यता को लेकर कुछ हम चर्चा कर चुके थे, यानी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में हमने जान लिया था। और कुछ सभ्यता बाकी रह गई थी साथियों, उनके बारे में हम आज के इस सेशन में बात करने जा रहे हैं। तो जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे सभ्यताओं के ऊपर, और हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था गणेश्वर सभ्यता के बारे में। अब साथियों गणेश्वर सभ्यताएं यह पहले तो कहाँ थी, पहले सीकर के अंदर थी साथियों, यानी सीकर जिले के अंदर थी। लेकिन मुख्यमंत्री थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा अपने राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बनाए गए थे। अब नए 19 जिले बना दिए गए तो कुछ इतिहास के आंकड़ों में परिवर्तन भी हुआ, कला संस्कृति के आंकड़ों में परिवर्तन हुआ, ज्योग्राफी के भी आंकड़े बदले गए। तो उन सब आंकड़ों को देखते हुए हमने जो गणेश्वर सभ्यता थी इसके भी आंकड़े चेंज हुए साथियों। तो पहले भी पूछा जा सकता है, यानी 19 नए जिलों के आधार पर भी पूछा जा सकता है, और जो पुराने 33 जिले उनके आधार पर भी पूछा जा सकता है कि जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो पहले तो थी साथियों कहाँ पे, सीकर के अंदर। लेकिन 19 नए जिले बनाने के पश्चात एक जिला उसमें शामिल था, नीम का थाना। कौन सा था, नीम का थाना। जो ये नीम का थाना है इसके अंदर अब आ गई गणेश्वर सभ्यता। यानी जो गणेश्वर सभ्यता का क्राइटेरिया था वो अब नीम का थाना के अंदर आ गया, सीकर के अंदर नहीं है। दोनों तथ्य याद रखना है आपको, पहले के आंकड़ों के अनुसार भी पूछा जा सकता है और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भी पूछा जा सकता है। यदि आपको ऑप्शन के अंदर दोनों मिल जाए, क्या ऐसे पूछ ले आपसे कि गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो वहां पर आपको सीकर भी दे और नीम का थाना भी दे, तो आपको वहां पे नीम का थाना राइट करना है। क्या करोगे, नीम का थाना राइट करना है। अब फिर इसके पश्चात हमने बात की थी कि कोई सी भी सभ्यता हो उससे 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से, एक तो उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की जाती है, कौन से जिले के अंदर स्थित है और कौन सी नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहां पे कौन से अवशेष पाए गए, या पूछा जा सकता है कि ताम्र युगीन या लोह युगीन सभ्यता है। तो साथियों फिर हम बात कर रहे थे उत्खनन के बारे में कि उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है। उत्खनन किया जाता है भाई आर से अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा। किसके द्वारा, आर से अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। और एक उत्खनन किया गया है ना, ये कब किया जाता है, ये किया जाता है 1977 के अंदर। कब किया जाता है, 1977 के अंदर। अब इसके काल समय के बारे में पूछा जा सकता है कि गणेश्वर सभ्यता किस समय की है। तो एक पद्धति होती है रेडियो कार्बन पद्धति, जिसे कहीं आपको C14 भी देखने को मिल सकता है ना। यानी रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार बात करें अपन तो इसका काल कितना है, इसका काल है 2800 ईसा पूर्व। कितना, 2800 ईसा पूर्व इसका काल है। अब आती है विशेषता, यहाँ मतलब यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से बनता है अवशेष के लेकर। अब जो गणेश्वर सभ्यता है इसके अंदर जो भी उपकरण प्राप्त हुए, क्या, जितने भी उपकरण प्राप्त हुए ना साथियों, जिसके अंदर से 99% यानी 99% उपकरण तांबे से निर्मित है। आप तांबे से निर्मित होने के कारण हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, क्या, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता हो जाती है, गणेश्वर सभ्यता, जो नीम का थाना के अंदर है। यह पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत की, क्या, संपूर्ण भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है,
तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता पे आपको गोला करना है, और गोला करते आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें कि यहाँ के गणेश्वर सभ्यता है ना भाई, ये गणेश्वर सभ्यता के अंदर एक मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। कौन सा आया? मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। अब भाई साहब मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ गणेश्वर सभ्यता से, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग मांस का सेवन क्या करते थे। किसका सेवन क्या करते थे? मांस का सेवन क्या करते थे। अब मांस का सेवन क्या करते थे, तो इसका अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कि मांस का सेवन करते थे, कि यहाँ पे मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। अरे भाई जहाँ पे मांसाहारी चीजें उपयोग में नहीं ली जाती तो वहां पर उसका क्या काम है? सही है गलत है? यानी जहां पर मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, तो वहां से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे। क्या थे? मांसाहारी थे और शाकाहारी भी थे। अब शाकाहारी का हमें कैसे मालूम चला कि गणेश्वर सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे? तो यहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके? गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांसाहारी और शाकाहारी लोग कहाँ के थे, कौन सी सभ्यता के? तो गणेश्वर सभ्यता के थे भाई साहब। चलो अगली सभ्यता के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, और अगली सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं साथियों। कौन सी? बालातल सभ्यता। कौन सी सभ्यता भाई साहब? बालातल सभ्यता के ऊपर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बालातल सभ्यता से लेकर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बालातल सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है। आजकल क्या है साथियों, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, एक तरफ दे देगा सभ्यता और दूसरी तरफ जिले, ऊपर लिख देगा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो कालीबंगा सभ्यता दे देगा, पीलीबंगा दे देगा, गणेशवर दे देगा, बालातल दे देगा, और उनके जिले दे देगा कि कौन कौन से जिले के अंदर स्थित, उल्टे सुल्टे दे देंगे और कह देगा चलो भाई साहब इनको सुमेलित कीजिए, और आप वहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं और थोड़े क्या टिपिकल भी होते हैं। अच्छे क्यों होते हैं? पढ़ने के लिए अच्छे हो, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए अच्छे होते हैं, और नहीं पढ़ने वाले के लिए बुरे होते हैं। तो आप तो अच्छे हो, पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, तो आपको तो कहाँ समस्या आएगी यहाँ पे, है ना। तो बालातल सभ्यता, बालातल सभ्यताएं विराटनगर के अंदर। अब आप देख रहे हो सर ये विराटनगर कहाँ पे आ गया? विराटनगर भी अपने राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर जिले के अंदर है। कहाँ पे है भाई? उदयपुर जिले के अंदर बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर है। और फिर हम वही बात करना चाहेंगे साथियों कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेडच नदी के किनारे स्थित है ना। तो नदी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है भाई साहब कौन सी नदी? बेडच नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी हो जाएगी भाई साहब? बेडच नदी, जो बालातल सभ्यता विराटनगर उदयपुर के अंदर है, बेड़च नदी के किनारे स्थित है। फिर बात करेंगे हम उत्खननकर्ता के बारे में कि उत्खनन कर किसके द्वारा किया जाता है, यानी उत्खननकर्ता कौन है भाई साहब? तो कौन है उत्खननकर्ता भाई साहब? एक तो है वी एस, क्या? वी एस शिंदे। कौन है भाई साहब? वी एस शिंदे। इनके द्वारा उत्खनन किया जाता है। अब एक आदमी तो उत्खनन करने से रहा, तो इनके साथ एक बंदा और था। वो कौन था? वह था वी एन मिस्र। कौन था भाई साहब? वी एन मिस्र। सीधे नाम याद रखना है, वी एन मिस्र और वी एस शिंदे। इनके द्वारा बालातल सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि खोज किसके द्वारा की जाती है। यानी बालातल सभ्यता जो विराट नगर उदयपुर के अंदर स्थित है, इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? तो भाई साहब आपको बताना है कि 1963 के अंदर। कौन से सन के अंदर? 1963 के अंदर वी एन मिस्र के द्वारा खोज की जाती है। यानी खोजकर्ता कौन हो गए इसके? वी एन मिस्र। वी एन मिस्र के द्वारा बालातल सभ्यता की खोज की जाती है। हाँ बिल्कुल, उत्खनन का वर्ष भी याद रखना है आपको कि कौन से वर्ष के अंदर उत्खनन किया जाता है। तो ये उत्खनन किया जाता है 1993 के अंदर। कब किया जाता है? 1993 के अंदर। और इसकी खोज कौन से वर्ष की जाती है?
तो इसकी खोज की जाती है 1963 के अंदर। कब की जाती है? 1963 के अंदर इसकी खोज की जाती है। किसकी? बालातल सभ्यता की। ये आपको ध्यान रहना चाहिए ना। चलो हम बात करते हैं कि यहाँ पर अब किसके अवशेष प्राप्त होते हैं। जो बालातल सभ्यता है, बालातल सभ्यता के अंदर अवशेष किसके प्राप्त होते हैं? तो बालातल सभ्यता के अंदर लोहा गलाने की 5 भट्टियां प्राप्त हुई है। क्या? बालातल सभ्यता के अंदर लोहा गलाने की 5 भट्टियां प्राप्त हुई है साथियों ना। और ये जो बालातल सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति के समान मर्तभांड प्राप्त भी यहाँ से ही हुए हैं। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता है, उसके समान है ना, क्या उसके समान मर्तभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भाई साहब आपको बताना है बालातल सभ्यता। क्या बताओगे? बालातल सभ्यता। अवशेष में नोट डाउन कर लो। अवशेष कौन से प्राप्त हुए हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई यहाँ से किसके? लोहा गलाने की, लोहा गलाने की 5 भट्टियां प्राप्त हुई है भाई साहब ना। 5 भट्टियां प्राप्त हुई है। अरे कडासु हुई है बिल्कुल बालातल सभ्यता से। और हड़प्पा सभ्यता की क्या? हड़प्पा सभ्यता के समान, हड़प्पा सभ्यता के समान मर्तभांड प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? मर्तभांड प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन बालातल सभ्यता से पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। कहाँ पूछे जाएंगे? एग्जाम के अंदर। एग्जाम क्यों देना है? क्योंकि आपको सरकारी नौकरी लगना। सरकारी नौकरी हलवा नहीं है बेटा, मेहनत करनी पड़ती है सरकारी नौकरी लगने के लिए। एग्जाम पेपर के अंदर यदि क्वेश्चन इतने इजी आते तो मैं कहना चाहूंगा साथियों कि हर घर के अंदर एक सरकारी नौकर होता। इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं आते जितने आप सोचते हो। तो फिर अगली सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और भाई साहब अगली सभ्यता की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप इनको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ साथियों। बिल्कुल। चलो बढ़े अगले सभ्यता की तरफ। चलो अगली सभ्यता की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और अगली सभ्यता है भाई साहब इम्पोर्टेंट सभ्यता है। क्या? इम्पोर्टेंट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। और ये बागोर सभ्यता है ना भाई साहब, ये कहाँ पर स्थित है? यह है भाई साहब भीलवाड़ा के अंदर। बागोर की सभ्यता, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और इसका उत्खनन भी वी एन मिश्र के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? वी एन मिश्र के द्वारा ही बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, इसका उत्खनन किया जाता है। और वही नदी के बारे में बात करते हैं हम कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो वही कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और जो बागोर सभ्यता है इसका उत्खनन एक टीले के ऊपर किया गया, यानी सर्वप्रथम उत्खनन एक टीले पर किया गया। और वो टीला कौन सा है? महासतियों का टीला। कौन सा? महासतियों का टीले के ऊपर सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किया जाता है इस भाई साहब। चलो इनको भी नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे साथियों। बागोर सभ्यता। और भाई साहब बागोर सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर बागोर सभ्यता स्थित है ना। बिल्कुल। अब फिर वही नदी के बारे में बात कर रहे थे, नदी के बारे में कि नदी कौन सी हो जाएगी? कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है भाई साहब है ना। और फिर हम बात कर रहे थे कि उत्खनन के बारे में कि उत्खनन किसके द्वारा करवाया जाता है। तो कोठारी नदी के किनारे उत्खनन बागोर सभ्यता का किया जाता है। किसके द्वारा? वी एन मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? वी एन मिश्र के द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है? 1967-68 के अंदर। किसके द्वारा? वी एन मिश्र के द्वारा। वी एन मिश्र के द्वारा कब? 1967-68 के अंदर। कब? 1967-68 के अंदर भागोर सभ्यता का उत्खनन वी एन मिश्र के द्वारा कोठारी नदी के किनारे किया जाता है। अब फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक टीला है महासतियों का टीला। कौन सा? महासतियों का टीला, जहां पर सर्वप्रथम उत्खनन कार्य
किया गया, यानी प्रथम उत्खनन स्थान है साहब महासतियों का टीला। महासतियों का टीला। अब ये महासतियों का टीला है ना, इसके ऊपर प्रथम उत्खनन स्थल है। क्या है? प्रथम उत्खनन स्थल। उत्खनन स्थल, प्रथम उत्खनन स्थल कौन सा है? महासतियों का टीला ना, ये भी आपको याद रहना चाहिए भाई साहब, है ना। चलो, ये क्वेश्चन बागोर सभ्यता से पूछे गए हैं। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और अगली सभ्यता हो जाएगी भाई साहब अपने रेड टोंक। क्या? रेड टोंक। अब ये रेड सभ्यता है ना, जो टोंक जिले के अंदर स्थित है। अब टोंक जिले के अंदर स्थित है, तो इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? क्या? रेड सभ्यता की खोज किसके द्वारा की जाती है? और यहाँ की एक विशेषता है। क्या? एक विशेषता है, वह विशेषता कौन सी है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। चलो बता ही देते हैं आपको, आए गया तो रेड सभ्यता के बारे में कि यहाँ पर सबसे ज्यादा, क्या, सबसे ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए रेड सभ्यता से। क्या? सबसे ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए रेड सभ्यता से। यानी प्राचीन भारत का हम, या राजस्थान का टाटा नगर कह सकते हैं इसको ना। रेड सभ्यता जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत का टाटा नगर या राजस्थान का टाटा नगर कह सकते हैं। उत्खनन, चलो उत्खनन के बारे में बात कर लेते हैं अपन पहले। रेड सभ्यता जो टोंक के अंदर है, इसका उत्खनन दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी व कैलाशपुरी। दयाराम साहनी और अच्छा सॉरी, केदारनाथ, केदारनाथ पुरी के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन किया जाता है ना। हाँ, कैलाशपुरी का नाम याद आ गया। दयाराम साहनी व केदारनाथ पुरी के द्वारा रेड सभ्यता जो टोंक के अंदर स्थित है उसका उत्खनन किया जाता है। यानी और क्या विशेषता याद रखनी है यहाँ से, कौन से क्वेश्चन पूछा गए? प्राचीन भारत, प्राचीन भारत व राजस्थान का टाटा नगर, राजस्थान का टाटा नगर। प्राचीन भारत और राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड सभ्यता जो टोंक जिले के अंदर स्थित है, इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, या राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। एशिया में एक स्थान पर, क्या, एशिया यानी एशिया महाद्वीप है। अब हम एशिया महाद्वीप के अंदर ही निवास करते हैं, और एशिया महाद्वीप के अंदर अपना एक देश है भारत देश। भारत देश के अंदर एक राज्य है, कौन सा? राजस्थान राज्य। उस राजस्थान राज्य की हम सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और एशिया महाद्वीप में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा, क्या, सबसे बड़ा भंडार इसी स्थान से प्राप्त हुआ है साथियों। ये आपको सीधे याद रखना है कि एक ही स्थान से सबसे ज्यादा मौर्य सिक्के प्राप्त हुए हैं साथियों। यानी पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है रेड सभ्यता टोंक जिले के अंदर से साथियों। फिर आगे बढ़ते हैं, और रेड सभ्यता के बारे में यही आपको ध्यान रखना है। और कौन से सिक्के पाए जाते हैं साथियों यहाँ से, तो आपको बताना है कौन से मालव जनपद, जनपद था मालव जनपद, वहाँ के सिक्के प्राप्त हुए हैं यहाँ से। और किस प्रकार के थे? दलित सिक्के थे। किस प्रकार के थे? दलित सिक्के, यानी ढालकर बनाए गए थे भाई साहब। चलो अगली सभ्यता की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब एक इंपॉर्टेंट सभ्यता आ जाती है, रंगमहल सभ्यता। कौन सी सभ्यता आ जाती है भाई साहब? रंगमहल सभ्यता आ जाती है। और रंगमहल सभ्यता के बारे में बात करें तो यह हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। रंगमहल सभ्यता कहाँ पे है? रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और इसका उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में किया जाता है? एक है हन्ना रीड। कौन? हन्ना रीड के निर्देशन के अंदर ये उत्खनन का कार्य किया जाता है। कौन से वर्ष के अंदर? 1952-54 के अंदर। कब? 1952-54 के अंदर किया जाता है।
और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर कौन सी नदी बहती है साथियों? तो हनुमानगढ़ है साथियों। हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है साथियों, उसके किनारे स्थित है। तो चलो इसका भी कर लेते हैं एनालिसिस। रंगमहल सभ्यता, और रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ जो हो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, बिल्कुल है ना। और फिर बात करते हैं इसका उत्खनन के बारे में, कि जो रंगमहल सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता का उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उत्खनन, उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? उत्खनन 1952-54 के अंदर हन्ना रेड के निर्देशन में किया जाता है भाई साहब, है ना। 1952-54 में हन्ना रीड के निर्देशन में 1952-54 में हन्ना रीड के निर्देशन के अंदर रंगमहल सभ्यता का उत्खनन का कार्य 19 हनुमानगढ़ के अंदर किया जाता है। फिर नदी के बारे में बात करें तो हनुमानगढ़ के बारे में तो आप सबको पता है कि कौन सी नदी बहती है? बिल्कुल घग्गर नदी बहती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी बहती है। और घग्गर नदी न मिले तो आपको बताना है सरस्वती नदी। कौन सी बताओगे? सरस्वती नदी आपको बताना है, आपके दिमाग के अंदर ये रहना चाहिए। और जो ये रंगमहल सभ्यता है, यहाँ से योद्धे गणराज्य की राजधानी के प्रमाण मिलते हैं साथियों। क्या? जो योद्धे महाराज्य था, क्या? योद्धे गणराज्य, योद्धे गणराज्य की राजधानी के प्रमाण, राजधानी के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? रंगमहल सभ्यता से, और ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। चलो फिर अगली सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये छोटी छोटी सभ्यताएं, इनके बारे में पूछा है, यही जा सकता है कि रंगमहल सभ्यता है ये कहाँ पर स्थित है। बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इन सभ्यताओं से। फिर आती है पीली बंगा सभ्यता। और पीली बंगा सभ्यता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि देखो, काली बंगा है तो पीली बंगा है, पीली बंगा है तो ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है भाई साहब। कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर है। अब हनुमानगढ़ के अंदर पीली बंगा सभ्यता है, तो नदी भी आपको ध्यान रखना है कि पीली बंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ के अंदर है। तो ये भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये भी भाई साहब कौन सी नदी के? घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? पीली बंगा सभ्यता के बारे में ध्यान आपको होना आवश्यक है कि पीली बंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यह को बिल्कुल। फिर अगली सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बिल्कुल, चलो अगली सभ्यता की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगली सभ्यता है भाई साहब कौन सी? नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नगरी सभ्यता, बिल्कुल है ना, नगरी सभ्यता। अब ये नगरी सभ्यता है भाई साहब, ये नगरी सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चलो, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और वही नदी पूछी जाती है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नगरी सभ्यता बेड़च नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? बेड़च नदी के किनारे स्थित है भाई साहब, बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी के किनारे स्थित है कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता। और इसकी खोज किसके द्वारा, यानी उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? तो नगरी सभ्यता का उत्खनन सन 1904 के अंदर डी आर भंडारकर के द्वारा। कब? 1904 में डी आर भंडारकर, इनके द्वारा क्या किया जाता है? उत्खनन, उत्खनन का कार्य किया जाता है। ये किसके बारे में हमने अध्ययन किया? ये नगरी सभ्यता के बारे में
अध्ययन किया, है ना। और जो ये नगरी सभ्यता है, नगरीय, ये मध्यमिका जो शिवी जनपद की राजधानी थी, क्या, मध्यमिका शिवी जनपद की राजधानी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ से हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं भाई साहब। क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बिल्कुल नगरी सभ्यता से, है ना। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अब कुछ कुछ छोटी छोटी सभ्यताएं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है ना। उसके बारे में केवल नाम नाम ध्यान रखना है। एक है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता। अब ये जोधपुरा सभ्यता है भाई साहब, ये कहाँ पे? ये जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर स्थित है जोधपुरा सभ्यता। जयपुर के अंदर स्थित है भाई साहब, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अब कुछ छोटी छोटी सभ्यताएं, उनके नाम हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे। और कल की क्लास के अंदर ही हम कला संस्कृति का जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या? दुर्ग। अब पहले यह बताइए कि आपको पहले 1857 की क्रांति अध्ययन करवाई जाए या पहले दुर्ग का टॉपिक करवाया जाए? 1857 की क्रांति करवाई जाए या दुर्ग पढ़ाया जाए? बिल्कुल, चलो पहले दुर्ग आपको क्लियर करवा दिया जाएगा कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से दुर्ग स्थित है, उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कल की क्लास के अंदर। दुर्ग क्या होते हैं, किले क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के किले होते हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे कल की क्लास के अंदर। कहते हैं ना, गढ़ों में गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी गढ़ों में चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, साथियों ना। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर